नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। टारगेट प्रीलिम्स की इस श्रृंखला के अंतर्गत एक और क्लास को लेकर के मैं सुजीत वाजपेयी आप सभी के सामने हाजिर हूं और ये हमारी क्लास है कला और संस्कृति के संदर्भ में सेशन 2, कला और संस्कृति के संदर्भ में क्लास 2। मैंने आपसे कहा था कि प्राचीन भारत की जो कक्षाएं थी, प्राचीन भारत के संदर्भ में क्लास आपकी हो चुकी है, मध्यकालीन भारत की क्लास भी हो चुकी है, इसके अलावा आधुनिक भारत की क्लास भी हो चुकी है टारगेट प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के 2 सेशन की मैंने आपसे बात की थी। एक सेशन का आयोजन मैं कर चुका हूं, एक दूसरा सेशन बचा हुआ था जिसको मैं आज आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं। ठीक है, बिना किसी देरी के अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बस यही सप्ताह है आप लोगों के पास में, तो जो भी अब तक पढ़ा है उसके रिवीजन पर ही सब ध्यान लगाइएगा। कुछ भी नया जोड़ने की कोशिश में मत रहिए, बार बार अभ्यास करिए, नए विचार, नए स्ट्रेटेजी, कुछ भी लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नया मत ट्राई करिए। जो भी आपने अब तक किया है उस पर भरोसा रखिए, पैनिक मत करिए, अपना ध्यान रखिए। राइट, चलिए तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जरा यहाँ पर पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ में, इसको रीड कर सकते हैं कि इस शिल्प कार्य से जुड़े कलाकारों को रूपा बनिया या रौप्यकार कहा जाता है। ठीक है, यह शिल्प कौशल विभिन्न वस्तुओं के निर्माण तक फैला हुआ है, जिसमें ओडिसी नर्तकी जो आभूषण पहनती है, सजावटी कलाकृतियां, धार्मिक सांस्कृतिक आभूषण आदि शामिल हैं। इसे मुगलों के द्वारा विशेष रूप से संरक्षण दिया गया था। हाल ही में इसे भौगोलिक संकेतक अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जीआई टैग जिसको हम लोग कहते हैं, जीआई टैग इसको दिया गया है। ठीक है, उपर्युक्त वर्णन के आधार पर इस कला रूप की पहचान करिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर कई सारे हिंट है आपके लिए। रूपा बनिया, रौप्यकार, ओडिसी नर्तक, मुगलों के द्वारा संरक्षण, भौगोलिक संकेतक, कई सारे यहाँ पर हिंट है आपके लिए। आप यहाँ पर देखें तो ओडिशा इकत है, पट्टचित्र है, कोणार्क मंदिर में नक्काशी है। अब कोणार्क मंदिर में नक्काशी है तो दीवारों के ऊपर में होगी। मूर्ति कला जो उत्कीर्णित मूर्ति कला है, जो रिलीफ स्कल्पचर है, उसके साथ में जाके जुड़ जाएगी। तो निश्चित रूप से अब आभूषण जो है, अब उनको बनाने में इस नक्काशी का जो कॉपी तो हो सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल वो समझ में नहीं आता है। पट्टचित्र नाम से दिख रहा है, चित्र है, पेंटिंग है, ये भी नहीं हो सकता है। ऐसे में हम लोग देखते हैं ओडिशा इकत। ओडिशा इकत कपड़ों को बनाने का एक तरीका है, ये भी न्यूज में था, इसलिए इसको जोड़ा भी है यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है। और सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है रूप तारकसी। रूप तारकसी आप यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूं। बेसिकली इसके अंदर में चांदी का प्रयोग होता है। चांदी का प्रयोग करके फिर उससे अलग अलग उसको आकार में ढाल करके, अलग अलग रूप में डाल करके उससे आभूषण आदि बनाए जाते हैं, और जिनका प्रयोग किया जाता है धार्मिक अवसरों पर, सांस्कृतिक अवसरों पर। ओडिसी जो क्लासिकल डांस है ओडिशा का, उसमें जो डांसर्स है वो भी इसको पहनते हैं। इसको जीआई टैग दिया गया है ताकि जो रौप्यकार हैं, जो रूपा बनिया हैं, जो इसको बनाते हैं, उनके व्यवसाय की रक्षा की जा सके। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखो। अगले प्रश्न के अंदर में यहाँ पर 2-3 स्थलों को जोड़ा गया है। आप यहाँ पर देखिएगा, मोरोदड़ो सिंध में स्थित एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, हाल ही में न्यूज में था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थल परिपक्व हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला है, द्वारका का वर्णन विष्णु पुराण में है और यह हिंदू धर्म में अष्टपुरियों में से एक मानी जाती है। सुदर्शन सेतु अरब सागर पर है, जो गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि पर स्थित ओखा से जोड़ता है। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको समय दे सकता हूं। आप इसको ट्राई करिए और जरा देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसका सही जवाब यहां पर कर पाते हैं। बस एक बात का आप ध्यान रखिएगा
कि मोरो दड़ो के संबंध में पहला कथन है, और दूसरा और तीसरा कथन जो है, ठीक है, इनका संबंध जो है वो द्वारका के साथ में है। प्रधानमंत्री महोदय ने यहाँ पर पूजा अर्चना आदि की थी, काफी न्यूज में रहा था। इसके अलावा पौराणिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, आध्यात्मिक स्थल भी है। यहाँ पर सुदर्शन सेतु, बिल्कुल सही बात है, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, ये बनाया गया है, अरब सागर के ऊपर में है, लेकिन किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है? दूसरा कथन जो है वो सही है या गलत है, राइट? तो देखिए इसको, आप लोग जरा ट्राई करिए इसको। ओके, आई होप सो कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको। देखिए, हम जब बात करते हैं मोरो दड़ो की, ठीक है, तो मोरो दड़ो का जो स्थल है वो सिंध में नहीं है, नंबर एक। मोरो दड़ो का जो स्थल है ये कहां पर है? ये गुजरात में है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट है, ठीक है, किलेबंद बस्ती है ये, हड़प्पा काल की, ठीक है। और इसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है कि यहाँ पर बरियल साइट्स मिली हुई हैं, ठीक है, किस तरीके से एक विशाल बस्ती ये हुआ करती थी। धौलावीरा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक बड़ा नामचीन स्थल है, धौलावीरा के पास में लोडारनी नाम की जगह है, उसके निकटवर्ती क्षेत्र में हम देखते हैं मोरो दड़ो को, ठीक है। बर्तन आदि मिले हैं यहाँ से, परफोरेटेड जार, मतलब ऐसे बर्तन जिसमें छिद्र होते हैं, वो यहाँ से मिले हैं, ठीक है। ओके, अब जब इसको हम लोग पूरा स्टडी करते हैं तो हमको एक बात ये समझ में आती है कि ये हड़प्पा काल के अंदर में जो उत्तर हड़प्पा काल की अवस्था है। उत्तर हड़प्पा काल मतलब क्या हो गया कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे परिपक्व की जगह पर क्या हो जाएगा? उत्तर हड़प्पा हो जाएगा। तो पहला वाला गलत है। आप आगे देखें, द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ते हैं इसको हम। अब यहाँ पर आप देखें कि इसका वर्णन विष्णु पुराण में है, बिल्कुल सही बात है, और यह हिंदू धर्म में अष्टपुरियों में से एक मानी जाती है। लेकिन अब यहीं पर मुद्दा है कि अष्टपुरिया नहीं है हिंदू धर्म के अंदर में। हिंदू धर्म के अंदर में हम देखते हैं सप्तपुरिया है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ? दूसरा वाला गलत हो गया। अब आप देखें सुदर्शन सेतु को, तो सुदर्शन सेतु अरब सागर पर है, बिल्कुल सही बात है, और गुजरात में देवभूमि द्वारका जिले में बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि पर स्थित ओखा के साथ में जोड़ता है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि गलत कथन का आप चयन करिए, उसकी पहचान करिए, तो केवल दो कथन यहाँ पर निकलते हैं जो कि गलत है, पहला और दूसरा गलत है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फेस्टिवल्स आते हैं एग्जाम में, बच्चे खूब पूछते हैं कि सर फेस्टिवल कैसे करें, और मैं हमेशा एक ही सलाह देता हूं कि देखो, कुछ एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि हमेशा न्यूज में रहते हैं, उनको तो करना ही होता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा फेस्टिवल है जो न्यूज में लगातार नहीं रहता लेकिन कभी कभी एकदम से न्यूज में आ गया, तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी वगैरह पर निगाह रखनी होती है, और वो कार्य आपको करना भी नहीं होता है। वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर में, हमारी क्लासेस के अंदर में, जो करंट अफेयर्स के वेबिनार्स होते हैं उनके अंदर में, मैगजीन्स के अंदर में, वो सारा कार्य हम करके ही देते हैं आपको। तो आपको बस यहाँ से फिल्टर करनी होती है चीजें। अब आप यहाँ पर देखिए, ऐसा ही एक उत्सव है पारुवेत उत्सवम। आप यहाँ देखिए, पारुवेत उत्सवम आंध्र प्रदेश के अहोबिलम में श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मनाया जाने वाला एक नकली शिकार उत्सव है। इस उत्सव का संबंध चेंचू जनजाति से है। वसंतिका परिणयम नामक संस्कृत नाटक से स्पष्ट है कि इस उत्सवम के माध्यम से जनजातियों में वैष्णववाद को बढ़ावा दिया गया था।
सत्य कथनों की पहचान करनी है। ठीक है, ओके। अब यहां पर आप लोग देखिएगा कि पारुवेद उत्सवम की हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है, आप यहां पर देखें पारुवेद उत्सवम, राइट। तो पारुवेद उत्सवम बिल्कुल सही बात है, ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर में, ठीक है। और चेंचू जनजाति के जो लोग हैं वो इसमें मुख्य रूप से भाग लेते हैं। मान्यता यहां पर यह है कि माता लक्ष्मी ने चेंचू लक्ष्मी के रूप में एक जनजातीय, एक आदिवासी कन्या के रूप में अवतार लिया, चेंचू लक्ष्मी के रूप में, और भगवान विष्णु ने भी अवतार लिया। तो एक तरीके से उनके विवाह का जो उत्सव है वो है पारुवेद उत्सव। और जब भगवान विष्णु नरसिंह स्वामी की जब पालकी यहां पर जाती है चेंचू लक्ष्मी जी को लेने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए, तो यहां पर जो आदिवासी हैं वो क्या करते हैं, वो तीर चला करके स्वागत करते हैं। जी हाँ, तो नकली शिकार, इसीलिए यहां पर शब्द का प्रयोग किया गया है। तीर चलाते हैं, और वो तीर किस लिए है, वो सुरक्षा के लिए है, वो स्वागत के लिए है, कि नरसिम्हा स्वामी को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए, उनकी रक्षा करनी है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पर और क्या है, यहां पर कुछ और विषय भी जुड़े हुए हैं। पहला तो ठीक हो गया, दूसरा भी ठीक है। अब यहीं पर बहुत सारे आदिवासी नरसिम्हा दीक्षा लेते हैं, और एक तरीके से हम जो इतिहास में पढ़ते हैं कि जनजातियों का संस्कृतिकरण किया गया है, वो विषय हमारे सामने यहां पर उभर करके आता है कि यहां पर वसंतिका परिणयम नामक एक नाटक है, संस्कृत नाटक भी है। उसको पढ़ने पर भी यह बात स्पष्ट होती है कि जनजातियों के अंदर में वैष्णववाद को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव को लाया गया था, शुरू किया गया इसको। तो जनजातियों के अनेकों लोग इस उत्सव के समय वैष्णव धर्म को स्वीकार करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, नरसिम्हा दीक्षा लेते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर सत्य कथनों की पहचान करनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें तो ये सारे के सारे कथन सही हो जाते हैं, सभी 3 कथन सही हैं। आगे चलते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर अबू धाबी के संदर्भ में विचार करें। मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है तथा इसके 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोचासन वासी अक्षर ए पुरुषोत्तम BAPS मंदिर अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर, इसका अनावरण किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था, न्यूज में था। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं हमारे काम की। देखिए, इन मंदिरों को हम लोग स्वामी नारायण मंदिर भी कह देते हैं। एक तरीके से जो वैष्णव परंपरा है उसी का प्रभाव हमको यहाँ पर दिखता है। अब इस मंदिर में अगर आप देखें, यहाँ पर इस मंदिर के अंदर में हम लोग देखते हैं तो इस पूरे मंदिर के अंदर में 7 शिखर बनाए गए हैं। अब हम जब संयुक्त अरब अमीरात को देखते हैं, ठीक है, हम जब संयुक्त अरब अमीरात को देखते हैं, UAE को हम देखते हैं, तो ये 7 अमीरों के क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया है, 7। तो इस मंदिर के जो शिखर हैं वो इन्हीं 7 अमीरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला वाला बिल्कुल सही है, बड़ी यूनिक विशेषता हो गई। अब ये हिंदू संस्कृति को सिर्फ ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है। आप यहाँ पर अगर देखें तो माया सभ्यता, एस्टेक सभ्यता, जो कि अमेरिका के साथ संबंधित है, अफ्रीका के अंदर मिस्र की सभ्यता, अरबी, यूरोपीय, चीनी, अफ्रीकी, मतलब दुनिया भर एक तरीके से जो भारतीयता के अंदर में हमारा एक विचार रहता है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारे लिए एक परिवार है। तो वो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, द होल
गॉड इज अ फैमिली, उसको दिखाया गया है यहाँ पर। एक और बात है, ये दोनों तो ठीक हो गए, लेकिन इस मंदिर को बनाने में कुछ और खास बातों का भी ध्यान रखा गया। जैसे कि यहाँ पर जो ईंटें बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं फ्लाई ऐश की। अब थर्मल एनर्जी को, कोयले आदि को जब जलाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो राख बनती है उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। इसे ईंटें बनाई गई है तो इको फ्रेंडली, कि उस ऐश का, उस राख का जो इस्तेमाल है वो ऐसे ही कहीं डंप नहीं कर देंगे। आजकल आप देखो भारत में भी कई सारे हाईवेज हैं, वहां पर फ्लाई ऐश की बनी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूज में पढ़ते हैं आप लोग। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर भी आती है ये चीज। अब संयुक्त अरब अमीरात का क्षेत्र है, काफी गर्म क्षेत्र है। यहाँ पर क्या किया गया, लोगों को, जो लोग यहाँ पर आएंगे विजिटर्स, उनको गर्मी से राहत देने के लिए नैनो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि क्या हो, गर्मी से राहत रहे, गर्मी से राहत रहे। इसके अलावा इसमें लोहे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया, नो फेरस मटेरियल इसके अंदर में, इस मंदिर के अंदर में, राइट। तो ये कुछ इसके एक खास जो विशेषताएं हैं, विशेष बिंदु हैं, वो हमारे सामने यहाँ पर उभर करके आते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर इसका जवाब क्या है, जवाब इसका हो गया सी, क्योंकि दोनों ही सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे सामने, यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे वांगला महोत्सव के संदर्भ में, अगेन फेस्टिवल है, अगेन फेस्टिवल है, वांगला महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब एक बात आप ध्यान रखना, मैं केवल फेस्टिवल नहीं बता रहा हूं आपको, फेस्टिवल के साथ साथ में आप अगर ध्यान दें तो मैं जनजातियों का जिक्र भी कर रहा हूं। तो मैंने जानबूझ करके इन क्लासेस के अंदर में उन विषयों को शामिल किया है जो आपको अधिक परेशान करते हैं। बाकी जो कन्वेंशनल विषय हैं, जो अपनी क्लासेस के अंदर में कवर हो जाते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर हो जाते हैं, वो तो ठीक है। तो एक डाइवर्सिफाई करते हुए जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी आपके लिए हम कंटेंट लेकर के आते हैं, कोशिश ये होती है कि डाइवर्सिफाइड हो, आपको ये ना लगे कि वो तो रिपीटेड हो रहा है, ये तो पहले भी पढ़ा था, देखा था, राइट। तो उसे डाइवर्सिफिकेशन को मेंटेन करते हुए यहां पर अगर आप देखें तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट का एक प्रॉपर बैलेंस बनाया गया है। अब आप यहां पर देखें, वांगला महोत्सव फेस्टिवल हो गया, इसके पहले अभी आपने देखा था पारुबेत उत्सव, चेंचू जनजाति का जिक्र किया था। चेंचू जनजाति बहुत काम की है, उड़ीसा के अंदर भी दिखती है, पीवीटीजी का हिस्सा है, राइट। पीवीटीजी जनजातियां जो होती हैं, आपने खूब पढ़ा है भारतीय समाज के अंदर में, गवर्नेंस के अंदर, पॉलिटी के अंदर में खूब जिक्र आता है पीवीटीजी का। आपके लिए होमवर्क है ये, जरा पीवीटीजी कितने हैं भारत के अंदर, फुल फॉर्म क्या होता है, कौन से आयोग का संबंध है पीवीटीजी के साथ में, जरा भेजिए कमेंट सेक्शन में, देखें कितना पता है, रिवीजन कैसा कर रहे हैं आप लोग। अब यहां पर देखिए वांगला महोत्सव। अभी वांगला महोत्सव को हम लोग जब यहां पर देखते हैं कि न्यूज में था वांगला महोत्सव, इस बात को लेकर के, यहां पर आप देखें कि इनके हाथ में आप देखें ड्रम्स हैं, ढोलक के जैसे हैं लेकिन लंबे आकार के हैं। इस वजह से इस फेस्टिवल को 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। क्या कह देते हैं, 100 ड्रम फेस्टिवल भी कह देते हैं। अब यहां पर आप देखें, इनके सर पर आपको पंख दिख रहे हैं, पंख दिख रहे हैं, सर पे आपको पंख दिख रहे हैं। अब ये जो पंख हैं, ये इनके कबीले का प्रतिनिधित्व करते हैं कि कौन किस कबीले से आता है। और बिल्कुल सही बात है, मेघालय की जो गारो जनजाति है वो मुख्य रूप से इस त्योहार को मनाते हैं, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, गलत कितने हैं, सारे सही है यहाँ तो यहाँ पर क्या होगा, ए अर्थात कोई भी कथन नहीं, कोई भी गलत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे आप देखें, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि मधिका भाषा ढोकरा समुदाय द्वारा बोली जाती है। यह भाषा तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है। कितने सही हैं? अब देखिए, भाषा, लैंग्वेज,
भाषा संस्कृति के साथ जुड़ी होती है, और अगर कोई भाषा समाप्त हो जाए तो फिर ऐसे में दिक्कत क्या है कि उसके साथ साथ वो संस्कृति भी खत्म हो जाती है। भाषाओं की सुरक्षा के लिए आप ये समझो कि भारत सरकार, अगर आप संविधान को हमारे उठा करके देखें तो आप संविधान में देखें आर्टिकल 29 आपको दिख जाता है, अनुच्छेद 350, 350 ए आपको दिख जाते हैं, और इनका संबंध भाषाओं के साथ में है। आप देखें कि सिर्फ आर्ट एंड कल्चर ही नहीं चल रहा है, इसका संबंध पॉलिटी के साथ में भी होता है, इसका संबंध इंडियन सोसाइटी के साथ में भी होता है। तो आप जब किसी विषय को पढ़ें तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें कि वो विषय अन्य विषयों के साथ किन किन जगहों पर, किन किन मोड़ों पर जाके जुड़ जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आपको यही तो सिखाना चाहती है। अब आप यहां पर देखें, माधिका भाषा ढोकरा समुदाय द्वारा बोली जाती है, ठीक है। यह भाषा तेलुगु, तुलु, कन्नड़ा और मलयालम का मिश्रण है। अब ये न्यूज में क्यों है? देखिए, दरअसल विषय ये है कि जो माधिका भाषा है, ठीक है, इसको बोलने वाले केवल 2 लोग बचे हैं, केवल 2 लोग बचे हैं बस, और दोनों वृद्ध हैं। इनके न रहने के बाद ये भाषा विलुप्त हो जाएगी। समस्या ये है कि इस भाषा की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। कोई इसकी स्क्रिप्ट नहीं है, कोई लिपि नहीं है माधिका भाषा की। और इस भाषा को केरला के अंदर में एक समुदाय है which is known as चकलिया कम्युनिटी। क्या कहते हैं? चकलिया समुदाय कहते हैं। चकलिया समुदाय के साथ में इसको चकलिया समुदाय के जो लोग हैं वो इसको बोलते हैं, राइट। और ये जो भाषा है ये तेलुगु, तुलु, कन्नड़ा और मलयालम का मिश्रण है। तो ढोकरा समुदाय नहीं होगा। एज आई सेड टू यू, यहां पर हम क्या देखते हैं? वी सी चकलिया कम्युनिटी। सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकंड जो है ये बिल्कुल सही है, राइट। तो ऐसे में हमसे पूछा क्या गया है सही, तो केवल 2, बी इज राइट, ठीक है। आगे चलते हैं यहां से। अगला प्रश्न है, ओल चिकी लिपि का निर्माण, अगेन लैंग्वेज के साथ में जुड़ा हुआ है। अब यहां देखें, ओल चिकी लिपि का निर्माण बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। संथाली एक मुंडा भाषा है जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूर्वी नेपाल और भूटान आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। संथाल विद्रोह को हम उलगुलान भी कहते हैं। ओके, अब ओल चिकी लिपि, इसके संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं संथाली भाषा के साथ में कनेक्टेड है। आप यहां पर देखें, आप यहां पर अगर देखेंगे तो इसको अंग्रेजी के शब्दों के साथ में जोड़ा गया है कि किस तरीके से ओल चिकी स्क्रिप्ट जो है उसको अंग्रेजी के किन किन शब्दों के साथ में लिखा जा सकता है। अब इससे क्या होगा? जैसे हमने देखा माधिका के अंदर में कि संरक्षण में दिक्कत आ रही है क्योंकि स्क्रिप्ट ही नहीं है। तो अब ओल चिकी स्क्रिप्ट है, मतलब संरक्षण के प्रयास बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं। यहाँ पर यह तो एक विषय हो गया यहाँ पर काम का। अब यहाँ पर आप देखें कि ओल चिकी लिपि का जो निर्माण है वो किया किसने? तो इस लिपि का जो निर्माण है वो एक व्यक्ति थे, इनका नाम था रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू, इनके द्वारा किया गया करीब 1925 में, 1925 में। उसके पहले ही बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो चुकी थी मुंडा विद्रोह के समय में, जेल के अंदर जब उन्हें कैद किया गया, ठीक है। और रघुनाथ मुर्मू संथाल परिवार से आते हैं, संथाल जाति से आते हैं। पहला वाला गलत हो गया। संथाली भाषा बिल्कुल सही बात है, एक मुंडा भाषा है, बिल्कुल सही बात है। और इन क्षेत्रों में पूर्वी नेपाल और भूटान तक बोली जाती है। इसके अलावा आप देखें कि संथाल विद्रोह को उलगुलान भी कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? वो गलत है, क्योंकि संथाल विद्रोह को, संथाल अपने विद्रोह को हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। और हल का मतलब ही होता है विद्रोह, रेबेलियंस। और
उलगुलान जो शब्द है ये इस्तेमाल होता है बिरसा मुंडा जी के विद्रोह के लिए। मुंडा विद्रोह के लिए उलगुलान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, अब जब इतना सब कुछ हो गया, सिद्धू कान्हू का नाम भी आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए। सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, संथाल विद्रोह, करेक्ट। 1857 की पूर्व संध्या पर 1855-56 के आसपास में। ओके, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं, हमसे सत्य कथन पूछे गए हैं, ठीक है, और केवल एक यहां पर सही निकला है, बाकी दो तो गलत है। ये इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। आगे आप देखिए, मंदिर, टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, पढ़िए इसको। प्रश्न है, मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल योजना का भाग है, ठीक है। आगे पढ़िए, दूसरा कथन यहां पर, मंदिर का वास्तुशिल्प नागर और सारासेनिक शैलियों का संयोजन है, ठीक है। इस मिश्रित वास्तुकला को कभी कभी अराकान प्रकार का भी कहा जाता है। कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। यह देवी के मासिक धर्म का उत्सव मनाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। अब इसमें आप देखो तो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के विषय भी दिख रहे हैं, करंट अफेयर्स के विषय भी दिख रहे हैं, इसके अंदर फेस्टिवल भी शामिल आपको दिख रहा है, राइट। तो ऐसे प्रश्न आपको खूब दिखते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स के स्तर पर ऐसे प्रश्न बनाने में खूब रुचि दिखाता है। आप यहां पर देखें, अब करंट अफेयर्स में आप देखो तो भारत सरकार जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा से प्रयास करती रही है। वर्तमान सरकार ने भी कई सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं और इन्हीं में से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, ठीक है, ये विशेष रूप से योजना है। और यहाँ पर मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना के हिस्से के रूप में ही यहाँ पर जो सुंदरीकरण का कार्य, सौंदर्यीकरण का जो कार्य है वो किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि जो वास्तुशिल्प है मंदिर का, नागर शैली का असर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सारा सैनिक, देखिए सारा सैनिक जो शब्द है वो इस्लामी, जो सारा सैनिक जो शब्द है वो इस्लामी स्थापत्य के लिए इस्तेमाल होता है। और यहां पर सारा सैनिक इसका असर नहीं है, बल्कि जो लोकल एलिमेंट है, जो क्या है, स्थानीय तत्व है, उनका असर है। नीलाचल पहाड़ी है यहाँ पर एक, इसी पहाड़ी पर यह स्थित है और इसी के नाम पर इसका जो आर्किटेक्चर है इसको नीलाचल प्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलाचल प्रकार भी कहा जाता है, करेक्ट है। तो यहां पर अभी हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें कुछ सही है कुछ गलत है। दूसरा वाला गलत हो गया, पहला वाला सही था। आप आगे देखिए, जो मंदिर है यहां पर अंबुबाची मेले का आयोजन होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका सेलिब्रेशन है ये, और उसको सेलिब्रेट करने वाला ये एनुअल फेस्टिवल है, वार्षिक त्योहार है। भक्तों की भीड़ जमा होती है, बड़ा उत्सव होता है। अब यहीं पर आप तुलना कर लें कि मासिक धर्म के आधार पर सबरीमाला मंदिर के अंदर में वहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। ये एक सामाजिक विषय हमारे सामने उभर के आया कि एक बायोलॉजिकल, एक जैविक अवस्था जो कि एक खास उम्र में महिलाओं के जीवन में हमको दिखती है, लगभग 14-15 साल की उम्र से लेकर के 50 साल की उम्र तक लगभग इसमें परिवर्तन हो सकते हैं थोड़े बहुत। ये एक नॉर्मल, एक सामान्य रेंज है। इस रेंज में मासिक धर्म की अवस्था हमको दिखती है। अब एक जगह पर एक मंदिर में इसका भव्य आयोजन है
उत्सव है, और एक मंदिर में एंट्री ही बैन है, प्रवेश प्रतिबंधित है। देखो यही सारे विषय होते हैं जिनको हम भारतीय समाज के विषयों के साथ में जोड़ करके भी देखते हैं, क्योंकि संस्कृति जो है वो समाज का अभिन्न अंग है। समाज किस तरीके से अपना जीवन जीता है, क्या उसकी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसके त्योहार हैं, सब संस्कृति का ही तो भाग है। तो ये जो विभिन्नताएं हैं, इनमें जो टकराव है, इनमें जो अंतर है, इनकी समझ हमें होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर आप देखें कि तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है, 1 और 3 सही है। सत्य कथन हमसे पूछे गए हैं तो बी इज द राइट वन, केवल 2 कथन यहां पर सही थे। आगे चलते हैं, यहां से आप यहां पर इसका देख सकते हैं, आर्किटेक्चर देख सकते हैं इसका, ठीक है। यहां पर लोकल जो एलिमेंट है, जो बंगाल के अंदर में पाल शैली वगैरह, सेम शैली आदि वो देखने को मिलता है। ढालू दीवारें आपको देखने को मिलती हैं, और वो क्यों देखने को मिलती हैं कि बारिश अधिक होती है, इस कारण से। चलिए आगे चलते हैं, यहां से चौर पंचाशिका चित्र है, चौर पंचाशिका पेंटिंग है, बड़ी पॉपुलर पेंटिंग है, बिल्हड़ की किताब है। बिल्हड़ एक कश्मीरी विद्वान थे, और बिल्हड़ की जो पुस्तक है चौर पंचाशिका, पुस्तक का नाम ही इनकी है चौर पंचाशिका, ठीक है। इस पुस्तक का जो विषय है, इस पुस्तक का विषय है सीक्रेट लव, गुप्त प्रेम, सीक्रेट लव। अब यहीं पर आप देखें, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्हड़ जो है, वो जो उनकी प्रेयसी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, अपनी प्रेमिका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जो 50 यहाँ पर करीब 50 के आसपास वर्सेस हैं, 50 के आसपास श्लोक हैं। अब इनमें आप देखें, सर के ऊपर में आपको ये एक टोपी सी दिखेगी, इसमें ये खासियत है इसकी। और आप यहाँ पर देखें कि आप देखें यहाँ पर कि जो महिला है, जो नायिका है, नायिका दूसरी तरफ देख रही है। क्यों देख रही है? कोई और उसे ना देख ले, सीक्रेट लव। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग विषय रहते हैं। अब ऐसे में है क्या चीज, पेंटर्स को थीम मिल गई, तो पश्चिम भारत का जो हमारा क्षेत्र है, गुजरात राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहां पर इन चित्रों को, इन थीम्स को खूब पेंट किया गया है। ढेरों लघु चित्र बनाए गए हैं, मिनिएचर्स बनाए गए हैं। मिनिएचर 25 स्क्वायर इंच से अधिक का आकार नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब यहां पर आप देखें कि जो नुकीली टोपी मैंने कही थी, उसको कहते हैं कुल्हाकदार, उसे कुल्हा कहते हैं या कुल्हाक कहते हैं, नुकीली टोपी को ही। तो पहला वाला सही है, लेकिन ये जो चित्र हैं, ये मुख्यतः स्वदेशी चित्रकला का परिणाम है, मुगल शैली का असर नहीं है इनके ऊपर में, गलत है। और ये है क्या, मैंने अभी क्या बोला कि ये लघु चित्र हैं, मिनिएचर हैं। तो इसमें ऐसे में क्या हुआ, तीसरा वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। 2 और 3 दोनों गलत है। सत्य कथन की पहचान करनी है तो केवल एक सही है। आगे चलते हैं, यहां से निम्नलिखित में से कौन सी एक चित्रकला मुख्य रूप से बौद्ध विषयों को दर्शाती है? कलमकारी, मधुबनी, कालीघाट। आप इनको देखें, अगर कलमकारी, मधुबनी, कालीघाट, मधुबनी बिहार के अंदर से, कालीघाट को हम लोग देखते हैं बंगाल के क्षेत्रों के अंदर में, कलमकारी को हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि के क्षेत्रों के अंदर में। ब्लॉक प्रिंटिंग का एक एग्जांपल देती है कलमकारी। बौद्ध विषय हमको इसमें दिखते हैं कहां पर, थांगका। बौद्ध विषय हमें कहां पर दिखते हैं, थांगका पेंटिंग के अंदर में हमको देखने को मिलते हैं। और इसमें भी हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से जो वज्रयान शाखा है, उसका असर हमको यहां पर देखने को मिलता है। आपके लिए होमवर्क है यहीं पर, जो थांगका चित्र है वो किस क्षेत्र के अंदर में प्रचलित है। कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, वहां पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि थांगका जो पेंटिंग है वो किन क्षेत्रों के अंदर में प्रचलित है। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न है वज्र मुष्टि कलगा, ठीक है। पारंपरिक कुश्ती से अलग, कुश्ती का ही एक है, एक तरह की कुश्ती ही है,
लेकिन थोड़ा सा जो नॉर्मल जो कुश्ती होती है जिसमें कि हाथ की जोर आजमाइश होती है थोड़ा उससे अलग है। इसमें दो जेटी, जेटी अर्थात योद्धा, ठीक है। नक्कल डस्टर एक प्रकार का हथियार होता है, इसका प्रहार करते हैं। और वज्र मुष्टि कलगा का पहला साहित्यिक उल्लेख चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय की पुस्तक है मानसोल्लास, प्रसिद्ध पुस्तक है। आप देखें प्रश्न के अंदर में क्या क्या है। प्रश्न के अंदर मार्शल आर्ट आ गया, प्रश्न के अंदर में साहित्य भी आ गया, साहित्यिक स्रोत भी आ गए, विदेशी यात्री भी आ गए, विजयनगर साम्राज्य भी आ गया। आप फ्यूजन देखिए कि कितने डाइवर्स विषय एक ही प्रश्न के अंदर में शामिल हो गए। अब यहां पर आप देखें तो पहला वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप देखें जो साहित्यिक उल्लेख है बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। और नूनिज जैसे मध्यकालीन पुर्तगाली यात्रियों ने इसका वर्णन किया है कि नवरात्रि के उत्सव के दौरान इस कुश्ती का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और ऐसे में क्या है, सभी तीन कथन सही हो जाते हैं। आगे आप देखिए, अशफाक उल्लाह खान हसरत और वारसी के उपनाम से कविताएं लिखते थे। अशफाक उल्लाह खान काकोरी ट्रेन कार्यवाही में गिरफ्तार हुए और इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। आपको बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए 1925 में 1925 में चित्र है अशफाक उल्लाह खान जी का, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन के अंदर में हम लोग यहां पर देखते हैं कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, इनमें से अशफाक उल्लाह खान भी एक व्यक्ति थे, एक क्रांतिकारी थे, कवि भी थे। अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसियां हुई हैं। अब यहां पर आप देखें कि अशफाक उल्लाह खान इनको जो है ये पोएट भी है, ये हसरत और वारसी के उपनाम से, बिल्कुल सही बात है, हसरत और वारसी के उपनाम से कविताएं लिखते थे। लेकिन इनको जो फांसी है वो फैजाबाद जेल में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल के नाम से, जी हाँ, बिस्मिल के नाम से कविताएं लिखते हैं, राम के नाम से भी कविताएं लिखते हैं और अज्ञात के नाम से भी कविताएं लिखते हैं। इनको भी फांसी हुई है, बट इनको फांसी कहां पर हुई है, गोरखपुर में हुई है, गोरखपुर जेल में हुई है। ऐसे ही दो और क्रांतिकारी हैं, नैनी और गोंडा, ये आपके लिए होमवर्क है। रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी कहां पर हुई, मैचिंग में कहीं दिख सकता है। तो आप यहां पर देखें कि क्रांतिकारी है और देखिए पोएट्री कल्चर का हिस्सा है, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं। यूपीएससी कुछ भी कर सकती है, किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसे यशपाल है, एक बड़े क्रांतिकारी हुए थे, आप रिवीजन करते हुए ध्यान रखें यशपाल पर, क्रांतिकारी थे लेकिन जब जेल से छूटे तो साहित्य के अंदर बड़ा योगदान किया है, साहित्य रचा है और राष्ट्रीय स्तर का प्रशंसित साहित्य रचा है यशपाल जी ने। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि इन्हें गोरखपुर जेल नहीं बल्कि फैजाबाद के अंदर में फांसी हुई थी। राइट, हमसे गलत पूछा गया है तो बी इज द राइट वन। आगे चलते हैं। समक्का सरलम्मा जात्रा, जात्रा मतलब कि आप समझें एक त्योहार, यात्रा, जिसे मेदारम जात्रा के नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आगे देखें, कोया, अब जनजाति आ गई, त्योहार आया जनजाति साथ में आई। हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे त्योहार जहां पर जनजातियां, कोई विशेष जनजाति जुड़ी हुई है, उस पर विशेष ध्यान रखें। ओके,
जरा इसको रीड करिए, पढ़िए इसको जरा। ओके, आप यहां पर देखिए कि सम्मक्का सरलम्मा यात्रा, जिसे मेदारम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, ओडिशा राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। कोया जनजाति है, ट्राइब है। कोया रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अनुष्ठान किए जाते हैं, जो आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। काकतीय राजा प्रताप रुद्र ने कोया जनजाति पर कर लगाया, जिसके कारण युद्ध हुआ, जिसमें सम्मक्का और उसकी पुत्री सरलम्मा ने वीरतापूर्वक युद्ध को लड़ा था। अब आप यहाँ पर समझे जरा इस बात को कि सम्मक्का सरलम्मा यात्रा जो होता है, ठीक है, बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है, लेकिन ये त्योहार ओडिशा में न हो करके कहां पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक, और हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये ओडिशा नहीं है, मैंने बोला कि तेलंगाना है। टीएस तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में है। कोया जनजाति के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल सही बात है। काकतीय राजा प्रताप रुद्र ने जब इस जनजाति के लोगों पर टैक्स लगाया, कर लगाया, तो लोगों ने, यहाँ की जनता ने इसका विरोध किया, और इसमें क्या हुआ कि सम्मक्का और उनकी पुत्री सरलम्मा ने वीरतापूर्वक युद्ध में भाग लिया। इनको देवी का अवतार मानते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग, और उनके सम्मान में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। राइट, तीसरा वाला सही है। तो यहाँ पर हमसे सही पूछा गया था, तो दो कथन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, शांति पुरस्कार, अवार्ड्स, अगेन आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा। नोबेल पीस प्राइज। अब नोबेल पीस प्राइज बड़ा यूनिक है। जितने भी नोबेल प्राइज आप देखते हैं वो सारे कहां दिए जाते हैं? स्वीडन में। सब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज है ये स्वीडन में नहीं बल्कि नॉर्वे में दिया जाता है, और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, वहां की संसद के द्वारा एक ये कमेटी अपॉइंट की जाती है, वो डिसाइड करती है। थोड़ा पॉलिटिकल नेचर हो जाता है, इसलिए कंट्रोवर्शियल भी होता है कई बार। ये ध्यान रखें इसको कि ये इकलौता नोबेल पुरस्कार है जो कि स्वीडन में नहीं बल्कि नॉर्वे में दिया जाता है। इस साल किसको मिला? 23 में। 23 में, 24 में हम लोग हैं ना, तो 23 वाला काउंट करेंगे ना यहाँ पे। 24 वाला तो अब आखिरी में आएगा। अच्छा, तो नरगिस मोहम्मदी को इराक में महिलाओं के उत्पीड़न का मुकाबला करने में उनके प्रयास, मानवाधिकार, स्वतंत्रता, उनका अटूट समर्पण, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को अगर आप देखें तो इनका संबंध ईरान के साथ में है। इनका संबंध किसके साथ में है? ईरान के साथ में है। व्हाइट टॉर्चर नाम से इन्होंने एक किताब भी लिखी है। अब नरगिस मोहम्मदी, इन्होंने ईरान के अंदर में ईरान हिजाब मूवमेंट, हिजाब मतलब जो ईरान के अंदर में नियम है, ड्रेस कोड है महिलाओं के लिए, कि वो अपने जो सर का हिस्सा है वो कहीं पर भी जाएंगी तो वो जो हिस्सा है वो ढका हुआ रहेगा। इसी में एक लड़की थी करीब 21-22 साल की, ऐसा पाया गया कि उसने इस ड्रेस कोड का पालन नहीं किया, तो बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो ईरान के अंदर में महिलाएं सड़कों पर उतर गई कि आखिर हमें विशेष प्रकार के कपड़े पहनने के लिए बाध्य क्यों किया जाता है? हम पहने कपड़े अपनी मर्जी के, अपने हिसाब से, हमें वो आजादी होनी चाहिए। खास बात यह हुई कि इस आंदोलन को समर्थन यूरोप से भी मिला, अफ्रीका से भी मिला, अमेरिका से भी मिला, भारत के अंदर में भी कुछ संगठनों ने ईरान की महिलाओं का समर्थन किया, तो बिल्कुल सही है। हम क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे वो हमारी अपनी निजी चॉइस है। बंधन नहीं होने चाहिए, नियम नहीं होने चाहिए इस संबंध में। अच्छा,
इन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को। एक और खास बात है कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली ये ईरान की दूसरी महिला है। इसके पहले हम देखते हैं शिरीन एब्दी और एबादी को, इनको मिल चुका है। नरगिस मोहम्मदी को इस बारी मिला है। तस्वीर में है नरगिस मोहम्मदी। ऑलराइट, ओके। तो अब यहां पर आप देखें ये इराक नहीं होगा, इट वाज ईरान। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है, दोनों गलत हो गए। हमसे गलत ही पूछा गया है, तो सी इज द राइट वन, सी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, एक सेकंड। यूनेस्को के संदर्भ में विचार करें। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची 2008 में स्थापित की गई थी। जब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 का सम्मेलन जो है प्रभावी हुआ। अब हम लोग खूब सुनते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ विषय संस्था के संबंध में भी तो काम के होते हैं, ध्यान नहीं जाता उस तरफ। मेरी कोशिश यहाँ पर यही रही कि इन विषयों को भी तो रखा जाए। गरबा आपने पढ़ा, ठीक है, शांति निकेतन आप पढ़ रहे हैं, होयसलों के जो मंदिर है मैंने खुद ही पढ़ाया क्लास में। टेंजिबल इंटेंजिबल हर साल बताते हैं, लिस्ट बताते हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं। संस्थाएं भी तो महत्वपूर्ण होती हैं। अगर कोई संस्था लगातार न्यूज में है और आप नहीं जान रहे हैं, ये भी तो ब्लंडर है। आप यहां देखें तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, बिल्कुल सही बात है, 2008 में स्थापित हुई, 2003 के सम्मेलन से। यूनेस्को वैश्विक भौगोलिक उद्यान, ग्लोबल जियो पार्क, यूनेस्को की पहल है। ये भौगोलिक उद्यान है जिन्हें यूनेस्को वैश्विक भौगोलिक उद्यान परिषद द्वारा वैश्विक भौगोलिक उद्यान नेटवर्क से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्टिफाई किया जाता है। दोनों सही है। यहाँ पर हमसे गलत पूछा गया है, तो ना तो एक और ना ही दूसरा। आगे आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं द्रविड़ शैली के, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नागर शैली के मंदिर, वेसर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर, खूब विशेषताएं पढ़ते हैं। अगर फिल्टर करने को आ जाए, पहचान के बताओ कौन सी विशेषता किसकी, कैसे बताओगे? राइट, तो यहां पर आप देखिए कि भयानक द्वारपाल, गोपुरम, गंगा यमुना की मूर्तियां, मिथुन मंदिर के चारों ओर दीवारें, फमसाना शिखर। अब भयानक द्वारपाल, ये तो हम द्रविड़ शैली के मंदिरों में देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। गोपुरम, जो कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं, ये द्रविड़ शैली के मंदिर का एक चित्र है, ठीक है। गोपुरम आप यहां देख रहे हैं, जो प्रवेश द्वार है इसे क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। उत्तर भारत में इसको नागर शैली में तोरण कह देते हैं। गंगा यमुना की मूर्तियां, मूर्ति कला जो मंदिर में दिखती है, ये मुख्यतः कहां दिखती है, नागर शैली में। मंदिर के चारों ओर दीवारें, प्राकार जिसको हम लोग कहते हैं, प्राकार किसकी विशेषता है, द्रविड़ शैली की विशेषता है, ठीक है, द्रविड़ शैली की विशेषता है। शिखर, देखिए द्रविड़ शैली में विमान दिखता है, शिखर नहीं दिखता, विमान दिखता है। शिखर नागर शैली, शिखर, आप अगर शिखर और विमान को ही जान रहे हो, फमसाना आप मिस कर गए। फमसाना एक विशेष प्रकार का शिखर ही होता है, जो आधार पर चौड़ा होता है, थोड़ा हाइट कम होती है। ओके, तो अब यहां पर आप देखें ये नागर शैली। अब मिथुन में क्या करें, मिथुन होता क्या है? मिथुन आलिंगनबद्ध कपल होते हैं, युगल है, एम्ब्रेसिंग कपल है, जिसे भारतीय परंपरा में बहुत शुभ मंगल का प्रतीक माना जाता है। और जो नागर शैली के मंदिर हैं, ये उसकी एक बड़ी विशेषता है नागर शैली की। हालांकि द्रविड़ शैली के मंदिर में भी दिखता है, लेकिन अधिकांशतः देखिए, अब आजकल तो आप उत्तर भारत में घूमते रहिए और बड़ी सारी विशेषताएं हैं
दक्षिण के मंदिरों को जो उत्तर में दिख जाती है। हम अगर मूल रूप से बात करें तो मिथुन जो है मूलतः ओरिजिनली दिस इज द पार्ट ऑफ नागरा स्टाइल। तो ऐसे में है क्या चीज, आप यहां पर हटा लें, तीसरा हट गया, चौथा हट गया और सिक्स्थ हट गया, नागर शैली में चले गए। तो 1 2 और 5, 1 2 और 5। ठीक है, आगे चलते हैं यहां से। विश्व स्मारक कोष, मॉन्यूमेंट, स्मारक मतलब मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट फंड। अब ये वर्ड मॉन्यूमेंट फंड भी है एक, और इसका काम क्या है, ये एक निजी अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो कलात्मक विरासतों की रक्षा के लिए फंड में कमी नहीं आने देता। न्यूयॉर्क में स्थित है और संकटग्रस्त विरासत स्थलों की रक्षा के लिए वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट को जारी करता है। दोनों यहां पर सही है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे आप देखें, मैथिली, मैथिली भाषा, मैथिली की साहित्यिक परंपरा बड़ी प्रसिद्ध भाषाओं में से एक, संरक्षण की आवश्यकता इसको भी है। मिथिला का क्षेत्र अक्सर न्यूज में रहता ही है, मधुबनी पेंटिंग हो, मिथिला मखाना हो, मैथिली भाषा हो। अब इसमें भाषा और जीआई टैग दोनों को जोड़ा गया है। आप यहां पर देखें कि मैथिली की साहित्यिक परंपरा बहुत समृद्ध है और कवि विद्यापति ने खूब रचनाएं की हैं। मिथिला मखाना बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में उगाई जाने वाली जलीय मखाना की एक विशेष किस्म है जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है। और दोनों यहाँ पर जो है, दोनों यहाँ पर क्या है, सही है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है, तो डी, अर्थात ना तो 1 और ना तो 2, क्योंकि दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। आगे आप देखें, डोमकोंडा किला। अब डोमकोंडा किला न्यूज में कैसे आया, दरअसल है क्या चीज, डोमकोंडा किला जो है, ठीक है, आप यहाँ पर तस्वीर में देखें डोमकोंडा किला, डोमकोंडा किला तेलंगाना में है। अब यहाँ पर हाल ही में संरक्षण के संबंध में काफी प्रयास किए गए, कंजर्व इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए। इसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट जो था उसके लिए इसको अवार्ड मिला। कोशिश ये की जा रही है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता मिले, लेकिन मिली नहीं है, ध्यान रखना, मिली नहीं है। मुगल और वेस्टर्न आर्किटेक्चर जो है वो दोनों का इंप्रेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे पुरानी अभी भी फंक्शनल संरचना है वो यहाँ पर एक शिवालय है, भगवान शिव का मंदिर है। हमसे सही पूछा गया है तो 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाते हैं। तेलंगाना के अंदर में है डोमकोंडा किला, ध्यान रखें। सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, कहां पर है, तेलंगाना में। भारतीय ध्वज का इतिहास, ध्वज कल्चर, राइट, और आधुनिक भारतीय इतिहास तो है ही है, उससे कल्चर का प्रश्न निकल गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार ध्वज फहराया गया, बिल्कुल सही बात है। मैडम भिखाजी कामा, बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होता है। होम रूल आंदोलन में फहराया गया ध्वज भारतीयों के लिए ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त स्वाधीनता का प्रतीक था। आप इस नाम को पकड़ो, होम रूल। तो ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्ति कैसे हुई? होम रूल तो अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत भारतीयों को सुशासन देने के अधिकार की बात करता था, और इसके झंडे पर यूनियन जैक भी था। और आप ध्यान रखें, यूनियन जैक झंडा कहां का है? यूनियन जैक झंडा कहां का है? ब्रिटेन का है, करेक्ट। तो अभी यहां पर आप देखें, सी वाला तो गलत है। और वर्तमान जो नेशनल फ्लैग है हमारा, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन बनाया था। इसमें उन्होंने एक सैफरन केसरिया रंग रखा था और हरा रखा था। गांधी जी को दिखाया विजयवाड़ा सेशन में। गांधी जी को उन्होंने बोला कि देखिए जो केसरिया रंग है ना, वो हिंदुओं को दिखाता है, हरा रंग मुस्लिमों को दिखाता है। तो गांधी जी ने बोला कि देखिए भारत में केवल हिंदू मुस्लिम तो है नहीं, और भी तो समुदाय है। तो गांधी जी ने बोला कि एक व्हाइट स्ट्रिप भी जोड़ो, जो कि अनेक जो दूसरे समुदाय हैं उनको भी जोड़ेगा, समावेश को दिखाएगा, इंक्लूजन को दिखाएगा।
फिर यहाँ पर चरखे को रखा गया था, चरखा जो कि प्रगति का प्रतीक, ग्रामीण जनजीवन के अंदर में आशा का संचार करने वाला प्रतीक चरखा। बाद में कुछ और परिवर्तन किए गए और अशोक चक्र को यहाँ पे स्थान दिया गया नीले रंग के साथ में। तो इस तरीके से वर्तमान नेशनल फ्लैग सामने आया, लेकिन जो डिजाइन था वो शुरुआत में पिंगली वेंकैया, जिन्हें डायमंड वेंकैया भी कहते थे, उनके फ्लैग के डिजाइन पर बेस्ड था। तीसरा वाला डी वाला सही था। हमसे पूछा क्या गया है, रॉन्ग पूछा गया है, गलत कौन सा है? तो इसमें गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया है सी, सी इज द रॉन्ग वन, और यही हमारा सही जवाब है। आगे चलते हैं। सीताकली त्योहार है, वेदर और पुलियार समुदाय है, ठीक है, वेदर और पुलियार समुदाय इस त्योहार को मनाते हैं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। सीताकली को बटुकम्मा त्योहार के भाग के रूप में मनाया जाता है। प्रदर्शन के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण और साज सामान बांस और ताड़ के पत्तों जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बने होते हैं, ठीक है। देखिए बात यह है कि सीताकली न्यूज में था क्या। नॉर्मली इस त्योहार को हम देखते हैं कि केरल के अंदर में मंदिरों में, एम्फी थिएटर्स में, वहीं पर इसको मनाया जाता है। कहां पर? केरला के अंदर में। लेकिन पिछले साल इसको केरला से बाहर के क्षेत्रों में मनाने का प्रयास हुआ, आयोजन भी हुए, तो अब यहीं पर ये न्यूज में आ गया। अब यहां पर आप देखो वेदर और पुलियार समुदाय, आगे फिर से कम्युनिटीज, तो मुख्य रूप से इस समुदाय के लोग इसको मनाते हैं। कहां पर? केरला में। तो वेदर पुलियार ठीक है, लेकिन आंध्रा नहीं है, केरला है। पहला वाला गलत हो गया। अब एक त्योहार यहां पर मनाया जाता है ओणम, ओणम के भाग के रूप में इसको मनाते हैं। तीसरा वाला सही है। आपके लिए होमवर्क है बटुकम्मा। बटुकम्मा भी एक बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है दक्षिण का, जानबूझ के बटुकम्मा लिखवाया था, ठीक है। तो अब यहां पर आपके लिए होमवर्क है ये बटुकम्मा। आपके क्लासरूम के अंदर भी पढ़ाता हूं बटुकम्मा को मैं। फेस्टिवल के लिस्ट में बटुकम्मा मिलता है। तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, कहां पर है त्योहार बटुकम्मा? कमेंट सेक्शन आपके लिए है। बटुकम्मा त्योहार कहां मनाया जाता है, विशेषता क्या है इसकी, जरा भेजिए। आगे देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं सही कितने हुए, तो केवल एक सही हुआ। अगला प्रश्न आप देखो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संथाल समुदाय से आती है और पहली ऐसी राष्ट्रपति है जो कि जनजातीय समुदाय से आ रही है। अब यहां पर आप देखो जनजातियों का जो महत्व है उसको स्वीकार करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस को भी आरंभ किया गया बिरसा मुंडा जी के सम्मान में। तो राष्ट्रपति भवन में एक बड़ी डाइवर्सिफाइड चीज शामिल हुई थी तो पहले भी, लेकिन अब उसको और लाइमलाइट में आने का मौका मिला, जनजातियों का योगदान। तो राष्ट्रपति भवन में जनजातीय दर्पण की स्थापना हुई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से, और नवचार इनोवेशन नवचारा इंटेल इंडिया के सहयोग से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गैलरी है। क्या समझ में आया कि पहले में स्वैपिंग हो गया है, नवचारा इंटेल इंडिया के सहयोग से है, और जनजातीय दर्पण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। आपके लिए होमवर्क है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पर ध्यान रखिए। खूब पढ़ते हैं इसके बारे में, संस्था के बारे में, लेकिन जरा इस संस्था का सेटअप कैसा है, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, कैसे काम करती है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ऑटोनोमस है क्या, स्वायत्त संस्था है क्या, निगाह रखनी है। तो आप यहां पर देखें पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है। अगला है सूत्र कला दर्पण, ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। ये एक वस्त्र संग्रह है जहां पर प्राचीन वस्त्रों का उल्लेखनीय संग्रह है, जो कि राष्ट्रपति भवन की शानदार विरासत का दस्तावेज है कि अनेकों राष्ट्रपति आए, अनेकों क्षेत्रों में, देशों में गए, भारत के अंदर में जो गिफ्ट वगैरह आते हैं, जो अद्भुत गिफ्ट होते हैं, उनको सबको संग्रहित किया गया है यहाँ पर। तीसरा वाला बिल्कुल सही है,
हमसे सही पूछा गया था और केवल एक कथन यहाँ पर सही होता है। आगे आप देखें, इस चित्र को आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति महोदया हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। और ये देखें आप, जनजातियों के जो यहाँ पर टूल्स वगैरह हैं, उपकरण आदि हैं, उनको यहाँ पर संग्रहित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ASI ने इस स्थान पर 1300 साल पुराने स्तूप की खोज की है। इस स्थल ने पुरी में 12वीं सदी में जगन्नाथ मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए खोंडालाइट पत्थरों की आपूर्ति की थी। ललितगिरी कई स्तूपों और मठों वाला एक महत्वपूर्ण बौद्ध परिसर है जो कि इस स्थल के पास में स्थित है। अब स्टेटमेंट हो गया है, किसके बारे में है? न्यूज में था उड़ीसा का जाजपुर का क्षेत्र। जगन्नाथ मंदिर के लिए जो खोंडालाइट पत्थर था वो यहीं से लाया गया था। जाजपुर का क्षेत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान और अपने पिता के शासनकाल के दौरान भी यहाँ पर अभियान किए थे। जाजपुर, जाजनगर तब भी चर्चा में आता है। और हम लोग देखते हैं जो उड़ीसा का क्षेत्र है, तेलंगाना का क्षेत्र है, आंध्रा का क्षेत्र है, दक्कन के अंदर में ये बौद्ध धर्म के कुछ एक प्रसिद्ध केंद्रों के रूप में भी विकसित होने वाले क्षेत्र रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां से अगला प्रश्न देखते हैं। कनक रेले जी पर्सनालिटी बेस्ड है, देहांत हुआ इनका, और ये मोहिनी अट्टम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस है केरला का। कनक रेले जी। आगे आप देखें, सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निराकार ईश्वर और मानव जाति में सब लोग समान हैं, इसमें यकीन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आदि ग्रंथ को गुरुमुखी में लिखा गया गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा को लिखने वाली लिपि है। गुरु अंगद देव जी की बड़ी भूमिका रही इसको विकसित करने में, डेवलप करने में, इस गुरुमुखी लिपि को। और आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा, जिसको बाद में पूर्ण किया गुरु गोविंद सिंह जी ने, दशम गुरु जी ने। पांचवें गुरु जी ने खालसा बनाया। अब देखो, गुरु अर्जुन देव जी जो है ना, पांचवें गुरु ही है, लेकिन पांचवें गुरु नहीं बल्कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी, जिसका अर्थ होता है शुद्ध और पंचककार। इनके प्रयोग को बढ़ावा दिया। और बाबा नानक देव जी, बाबा गुरु नानक देव जी कहते थे, संगीत के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है, परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है। बाबा गुरु नानक देव जी के शिष्य लहना, मर्दाना, बाला, हम मर्दाना को देखते हैं यहाँ पर। हालांकि सभी लोग यहाँ पर वाद्य यंत्रों को बजाया करते थे। मर्दाना का नाम विशेष रूप से आता है। रबाब नाम का एक यंत्र था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मर्दाना, जो कि मुस्लिम थे, इस यंत्र को बजाते थे। संगीत को बहुत महत्व देते हैं, ठीक है। और मानना यह है कि संगीत के माध्यम से व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर सकता है। गुरुबाणी को आप देखें, गुरुद्वारों में जाएं तो निरंतर आपको संगीत बजता हुआ दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखें उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, तो हम लोग देखते हैं 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। ओके, आप देखें तो तीसरे के आधार पर तो आप इनको वैसे ही हटा सकते थे, P और D को, तो ठीक। कला और संस्कृति का ये आखिरी सत्र था, आखिरी सप्ताह भी है, 16 जून बस आने वाला है, करेक्ट। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे अपनी। अपना ध्यान रखिए, बहुत तनाव मत लीजिए। जीवन जो होता है वो हर परीक्षा से बड़ा होता है। बढ़िया से करिए, स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट का भाव रखिए, खेल भावना अपने अंदर रखिए, प्रयास बढ़िया से करने हैं, राइट, और तैयार हर चीज के लिए रहना है। अनेक शुभकामनाओं के साथ में मैं सुजीत वाजपेयी विदा लेता हूं। आपसे मुलाकात होगी किसी और क्लास में। शुक्रिया।